everybody, welcome back to another session of periodic classification. तो हम लेक्चर नंबर 1 जिसमें हमने देखा था डेवलपमेंट्स, है ना, अर्ली डेवलपमेंट्स कि पीरियोडिक टेबल को बनाने की क्या क्या कोशिशें की गई, ठीक है। देन हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे जंप किया और देखा जो कि हम आज के समय में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को यूज़ करते हैं। उसकी खासियत देखी है ना, उसकी क्लासिफिकेशन देखी कि यार कैसे हमने उस टेबल को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। सारे एलिमेंट्स के बारे में जाना, ग्रुप्स के बारे में जाना। अगर आपने अब तक लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप पहले जाके वो देखो। एंड आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 के बारे में, जिसमें हम फाइनली हमारे पीरियोडिक ट्रेंड्स जो हैं वो शुरू करने वाले हैं, ठीक है। कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे वेरी करता है, उस पे बेसिस एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है, लेक्चर वाइज। आज फिलहाल हम शुरू करने वाले हैं सबसे पहले स्क्रीनिंग इफेक्ट से, ठीक है, विच इज कॉल्ड अ स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। बहुत इजी है, प्यारा है और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि कैसे ये काम करता है। कूल है। चलो अभी बात करते हैं हम लोग न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है मैम? उसमें पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो हम चार्ज से हमें अभी लेना देना है, तो फिलहाल हमारा जो न्यूक्लियस है वो हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड, सही है। इसके बाद हम शील्डिंग इफेक्ट बेटा पिक्चर में आता है व्हेनेवर वी टॉक अबाउट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, कि मतलब हमारे सिस्टम में 2 3 4 5 मिनिमम मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या जितने भी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं, ठीक है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, वैलेंस शेल लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन में बैठे हैं, ठीक है। फॉर श्योर बेटा जो अंदर के शेल्स हैं उनमें भी इलेक्ट्रॉन्स बैठे होंगे, क्वाइट ऑब्वियस है ना। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो न्यूक्लियस की हमेशा क्या टेंडेंसी रहेगी? फॉर श्योर वो पहले वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को भी खींचना चाहेगा, दूसरे को भी और तीसरे वाले को भी। हम यहाँ पे आउटर मोस्ट वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो ये न्यूक्लियस है ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, ठीक है, मेक सेंस। लेकिन साइमल्टेनियसली एक और चीज क्या हो रही होगी कि यार जो ये न्यूक्लियस सबसे बाहर बैठा है उसको ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स रिपेल कर रहे होंगे ना कि भाई दूर जाओ, है ना। नेगेटिव नेगेटिव ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो ये दोनों एक दूसरे से भागने की कोशिश कर रहे होंगे, दूर जाने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। न्यूक्लियस अपनी तरफ बुलाना चाह रहा है लेकिन जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूर भगाना चाह रहे हैं, सही है। तो इवेंचुअली क्या हो रहा है, अगर मानो, ठीक है, फॉर लाइक लेट्स सपोज कि अगर ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को 10 की पावर से खींच रहे हैं, ठीक है, 10 के मैग्नीट्यूड से अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इसको 2 से रिपेल कर रहा है, 2 से क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। तो इफेक्टिवली न्यूक्लियस कितने जोर से, इफेक्टिवली जो हमारा न्यूक्लियस है वो कितने जोर से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पा रहा है, दिस इज द क्वेश्चन। दैट इज 10-2, मतलब कि इन टोटल वो 8 के मैग्नीट्यूड से अपनी तरफ खींच पा रहा होगा, है ना। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ 8 के मैग्नीट्यूड से खींच पा रहा होगा, यही हो रहा होगा। तो हमने यहाँ पे इन शॉर्ट क्या कैलकुलेट किया बेटा? वी हैव कैलकुलेटेड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना, कि न्यूक्लियर चार्ज तो था क्या कि भाई न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, पर वो इफेक्टिवली कितने से खींच पा रहा है बेटा? इससे खींच पा रहा है। आई होप ये आपको समझ में आया। सो दिस इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट पे वापस आते हैं। अब देखो तो जो ये इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक तरीके से शील्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, एक स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं
कि वो क्या कह रहे हैं कि भाई दूर जाओ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अगर मैं बात करूं कि यार वी हैव गुड स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये स्क्रीनिंग इफेक्ट अच्छा दिखा पा रहे हैं, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने में ज्यादा सक्षम है, तो साइज घटेगा या बढ़ेगा। मैं अभी सारी चीजें देखो आपको साथ साथ समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हमने पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझा, फिर हमने समझा कि शील्डिंग कैसे हो रही है और उसके बेसिस पे साइज कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। ऑल्दो ये सब कुछ बात करेंगे आगे भी, ओके। सो अगर मैं बोलूं कि वी हैव गुड शील्डिंग इफेक्ट, तो साइज क्या हो जाएगा, हम एक तरीके से कह सकते हैं कि बढ़ जाएगा, है ना। एंड इफ वी हैव पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, कि यार जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना वो अपना काम बढ़िया से नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे वो भी देखेंगे, ठीक है, कि वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे, शील्ड अच्छे से नहीं कर पा रहे, न्यूक्लियस बाहरी इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचने में सक्षम है। तो अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच पा रहा है तो साइज कम हो जाएगा ना, ठीक है। तो देखो हमने सारी चीजें यहाँ पे समझ ली हैं, कूल है। तो एक बार फटाक से क्या करते हैं ना, हम लोग जो लिखा हुआ है उसको भी पढ़ लेते हैं, सो दैट आपको जो लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ और जो थोड़ी बुकिश लैंग्वेज है, दोनों में आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो देखते हैं। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम इज अट्रैक्टेड by the nucleus and repelled by the electrons of inner shells, है ना, कि न्यूक्लियस बाहरी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है लेकिन जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वालों को रिपेल कर रहे हैं, यही मतलब हुआ इसका। यस मैम। The combined effect of this attractive and repulsive force acting on the valence electron experiences less attraction, है ना। अल्टीमेटली वो 10 के बजाय 8 से खींच रहा था न्यूक्लियस की तरफ जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है ना। तो इफेक्टिवली जो वो फोर्स है, जो अट्रैक्टिव पुल है, वो कम हो गया है उन इलेक्ट्रॉन्स के वजह से, करेक्ट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्क्रीनिंग इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, है ना, कि अगर अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट हो सकता है अच्छा हो सकता है बुरा हो, देखेंगे कैसे वेरी करेगा, डोंट वरी, ओके। हायर द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर शैल बी द वैल्यू ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से स्क्रीन कर पाएंगे, है ना, अगर अंदर की साइड ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो। सही है भाई, इतना समझ में आया। जल्दी से आप इसको देख लीजिए, मुझे लगता है स्टिल यू आर एबल टू रीड, है ना, अगर ये बना हुआ भी है तो क्लियर है। चल आगे बात कर लेते हैं हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। तो ये भी हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं, है ना। जो Z से बेटा हम जनरली हमने सीखा है किसमें, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कि Z से हम एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो Z इज बेसिकली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, वही होता है एटॉमिक नंबर, है ना। सो या दिस Z वाज द न्यूक्लियर चार्ज जो एक्चुअली लग रहा है ना। बट जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, Z इफेक्टिव से हम इसको बेटा डिनोट करते हैं, Z इफेक्टिव, विच मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये किसके इक्वल होगा मैम, जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है माइनस जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है। स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट से मेजर करते हैं, ये कैसे निकाला जाता है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट वी जस्ट नो कि यार अगर स्क्रीनिंग कांस्टेंट ज़्यादा है विच मीन्स स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो आप बोल सकते हो कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z माइनस सिग्मा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्लियर है। चलो इसको भी एक बार देख लो। सो नाउ ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो हमारा आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बैठा है वो, इट एक्सपीरियंसेस लेस अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। यही हमने पढ़ा, यही हमने देखा, है ना, कि इवेंचुअली न्यूक्लियस 10 के फोर्स से खींच रहा था, बट इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो हमने सपोज किया तो वो 10 - 8 से अपनी तरफ उसको खींच रहा था, ठीक है। So this brings decrease in the nuclear charge which is Z actually present on the nucleus.
सो द रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि इफेक्टिवली न्यूक्लियस कितने पावर से, कितने फोर्स से उसको अपनी ओर खींच पा रहा है। कूल है। चलो, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस इन अ पीरियड। अच्छा, ओके, अभी बात करते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक पीरियड में और एक ग्रुप में कैसे वेरी करेगा। नाउ दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, चलो, जो हमने सीखा था उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग। हाइड्रोजन, हीलियम, करेक्ट है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, लाइक दिस, ठीक है। तो ये बढ़ रहा है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अगर बढ़ रहा है तो मतलब एटॉमिक चार्ज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, करेक्ट है। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, करेक्ट। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींच पाएंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो, सो या मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज it increases in a period when we move from left to right. Okay, now आगे बढ़ते हैं और again this is effective nuclear charge, so we know about it. We know about effective nuclear charge pretty much very well. अभी तक आपको स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट, वन एंड द सेम थिंग, वो हमें समझ में आना चाहिए, एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है भाई। अभी मैं इस पर टिक मार रही हूँ कि यार ये आपको समझ में आ गया है। इन केस नहीं आया सो लेट मी नो इन द कमेंट्स, हम फिर से डिस्कस कर लेंगे फर्दर क्लासेस में। अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की, ठीक है। सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियस को समझते हैं, फिर हम एटॉमिक रेडियस को भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ इंटरकनेक्ट करके देखेंगे। अगर हमें शील्डिंग इफेक्ट समझ में आ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझ में आ जाता है, एटॉमिक रेडियस समझ में आ जाता है, तो हम बहुत सारी चीज़ें ना इंटरकनेक्ट कर सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे वेरी करेगी, ठीक है। सो वी कैन डू दैट, ऑलराइट। सो एटॉमिक रेडियस, ओके। अब देखो, हम जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे कि, जो हम अभी भी पढ़ रहे हैं वैसे तो, चल, कि मैम आपने बोला कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके आसपास जो है ना ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है, यही पता है ना हमको, यही पता है हमको कि यार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बैठा है और इस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो एटॉमिक रेडियस होना चाहिए, करेक्ट। पर एक इंडिविजुअल एटम के लिए मेजर करना ना थोड़ा दिक्कत हो जाती है, थोड़ी मुश्किल बात हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये भी पढ़ा है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मॉडल कि यार इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव की तरह भी तो बिहेव करता है। तो एक्चुअली तो आप बता ही नहीं सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है कि यहाँ है, कहाँ पे है ना। हो सकता है कि यार ये इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल मस्त ऐसे वेव्यूज घूम रहा है ना। तो आप एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते कि यार इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, तो आप रेडियस भी कैसे बताओगे, है ना। तो इसका फिर एक सोल्यूशन निकाला गया कि ना बॉन्डिंग के बेसिस पे, है ना, अगर दो एटम्स दे आर बॉन्डेड टुगेदर, तो अब आप बाउंड्री डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप बाउंड्री नहीं डिफाइन कर पा रहे थे एटम की, करेक्ट। जब हमारे एटम्स बॉन्डिंग स्टेट में हैं, जब उन्होंने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लिया है किसी भी प्रकार का, नाउ दे हैव अ डिफाइंड बाउंड्री, तो अब हम बेटर तरीके से उनका रेडियस बता सकते हैं, करेक्ट। यस, सीम्स लॉजिकल, ठीक है भाई। या नाउ
तो चलो बात कर लेते हैं अब इलेक्ट्रॉन के बॉन्डिंग स्टेट के बारे में। फटाफट से यार आप इसको पढ़ लो, जो अभी आपको समझाया है कि भाई न्यूक्लियस से इधर उधर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन दूर हो सकता है, तो आप बाउंड्री डिफाइन नहीं कर सकते हो। सो दैट्स व्हाट वी डू कि यार हम ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग हम डिफाइन कर सकते हैं रेडियस। सबसे पहला आ जाता है कोवैलेंट रेडियस। कब होगा? जब कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी। कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है मैम? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। इन सबको अभी हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। देन वी हैव वैन डर वाल्स रेडियस। वैन डर वाल्स रेडियस हमेशा जब डिफाइन होता है जब दो एटम्स के बीच में किसी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं है। वी विल सी हाउ। देन मेटालिक रेडियस किस में होगा? मेटल्स में होगा। देन वी हैव आयनिक रेडियस, है ना, कि अगर एटम्स में हमने एक इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकाल लिया तो पॉजिटिवली चार्ज आयन यानी कि कैटायन बन गया। अगर हमने एक एटम में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो अब वो एनायन बन गया, है ना, नेगेटिवली चार्ज आयन बन गया। तो इस जो आयन्स का रेडियस होगा दैट इज आयनिक रेडियस। तो अभी इन सब के बारे में, इन चारों चीज़ों के बारे में हमें डिटेल में आगे पढ़ना है। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर वी हैव कोवैलेंट रेडियस, ठीक है। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि यार ये कोवैलेंट बॉन्डिंग में देखने को मिलेगा, सही है मैम। कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है बेटा? वी हैव शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? वी हैव शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो सपोज करो यार हमारे पास ना दो एटम्स हैं, सही है। नाउ वी हैव टू एटम्स, सेम है, तो दिस इज कॉल्ड एज होमोन्यूक्लियर एटम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज होमोन्यूक्लियर एटम, ठीक है। सपोज दिस इज सम एटम ए, दिस इज ऑल्सो द सेम एटम। तो यहाँ पे थे हम, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जब हम इसका हाफ मान लेंगे, सपोज दिस इज पी क्यू, ओके, सो दिस हाफ ऑफ पी क्यू विल बी टर्म्ड एज व्हाट? कोवैलेंट रेडियस। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस विल बी कॉल्ड एज आर कोवैलेंट। ऐसे कर लो इसको, ठीक है। दिस विल बी कॉल्ड एज आर कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस, ठीक है। सो या it is half of the distance between the nuclei of two like atoms bonded together by a single bond, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड या कार्बन बॉन्ड, ठीक है भाई। तो जो इसके like half the distance, it is called as the radius, half the distance. Cool. आगे बढ़ते हैं and let's talk about its trend, okay? कि atomic radius जब हम अपने पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो वो कैसे वेरी करता है। नाउ व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, हम इधर से इधर की साइड पे जा रहे हैं, ऑलराइट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था या घट रहा था? मैम जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ना। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है जिसका मतलब है कि न्यूक्लियस बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के ज़्यादा सक्षम है, करेक्ट। तो अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच पा रहा है तो साइज कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम होगा, है ना, क्योंकि अब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब आ चुका है। सो साइज डिक्रीजेस व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, ओके। नाउ so in a given period atomic radius generally decreases, generally, ठीक है, ये एक जनरल ट्रेंड है। अभी हम क्या क्या एक्सेप्शंस होते हैं वो भी देखेंगे, सही है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड thus in any period alkali metal have the largest radius. Alkali metals group number 1, okay, and two halogens, ये क्या होगा? ऑलमोस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। नोबल गैसेस को नहीं लाए अभी हम, नोबल गैसेस समझेंगे जब हम पहले वैन डर वाल्स रेडियस कर लेंगे, ठीक है। सो या फॉर एग्जाम्पल इन द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स
the covalent radii decreases from lithium to fluorine. ओके, द जनरल ट्रेंड है कि यार जो हमारा कोवैलेंट रेडियस है, जो एटॉमिक रेडियस है, कहाँ से, लिथियम से लेके फ्लोरीन तक, वो क्या होगा, घटेगा. क्लियर है? इतना जल्दी से आप रीड करो भाई. पहले अगर कोई डाउट है तो मुझे अभी के अभी आप कमेंट्स में बताओ. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ अच्छा, रीजन बताया हुआ है. अब बात करते हैं, अगर हमें ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो, मतलब कि टॉप टू बॉटम अगर हम जा रहे हैं तो. ऑलराइट, टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है मैम, शेल्स इंक्रीज होते हैं. एब्सोल्युटली राइट, शेल्स इंक्रीज, शेल्स बढ़ते हैं. अगर शेल्स ऐड हो रहे हैं तो साइज का क्या होना चाहिए, इफेक्टिवली आप बोलोगे कि साइज बढ़ेगा. ठीक है, नो डाउट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, बट शेल्स का ऐड होना ओवरवे कर देता है न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने को. तो इवेंचुअली आप बोलेंगे कि साइज मैम इफेक्टिवली क्या होगा, बढ़ेगा. ओके, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो साइज जनरली इंक्रीज हो रहा है. जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्योंकि नए शेल्स ऐड हो रहे हैं इसीलिए साइज बढ़ रहा है. ऑलराइट, चलो इसको भी पढ़ना शुरू करते हैं. The decrease in size along a period is due to effect of successive increasing of what? Effective nuclear charge without addition of new shells. है ना, कि मैम न्यूक्लियर चार्ज बढ़े जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़े जा रहे हैं जो शेल है ना, लेकिन नए शेल्स नहीं ऐड हो रहे. कब? जब हम एक पीरियड में ट्रैवल कर रहे हैं तो. कूल है? जैसे कि चलो इसको देख भी लेते हैं. अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो देखो, वी हैव लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन. ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल्स को लेते हैं. लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इट्स 3, 4 एंड 5. करेक्ट है? तो देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, यहाँ पे जो बेरिलियम है, बेरिलियम का जो न्यूक्लियस है उस पे 4 पॉजिटिव चार्ज है, और बोरॉन पे कितना चार्ज है बेटा, 5 पॉजिटिव चार्ज है ना. इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं लेकिन नए शेल्स ऐड नहीं हो रहे हैं, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इजीली खींच पाएगा. कूल है? चलो आगे बढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन द सेकेंड पीरियड द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस फ्रॉम +3 to +9. है ना, सेकेंड पीरियड को ही अभी हमने कंसिडर किया था, +3, +4, +5. है ना, इन्होंने +3 to +9 पूरे पीरियड को कंसिडर कर लिया और बढ़िया हो गया. द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली. यही हमने पढ़ा है ना कि वो अपनी तरफ खींच सकता है बड़े आराम से, टू द न्यूक्लियस एंड दस डिक्रीजेस द साइज ऑफ एटम. ठीक है, इन केस ऑफ नोबल गैसेस. अच्छा चलो, नोबल गैसेस अभी छोड़ो, पहले हम वैन डर वाल रेडाई करेंगे ना, फिर पढ़ेंगे हम. ठीक है, ग्रुप में क्या होगा बेटा, साइज इंक्रीज होगा. रीजन एज सिंपल एज दैट मैम, शेल्स बढ़ रहे हैं. ठीक है, पीरियड में क्यों छोटा हो रहा है साइज, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है. एक ग्रुप में साइज क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मैम शेल्स बढ़ रहे हैं. ठीक है, क्लियर है कि बेसिक जो ट्रेंड है वो क्यों हो रहा है. ऑलराइट, so in a group atomic radius generally increases as one moves from top to the bottom. Okay, the increase in size on descending a group is due to addition of extra shell which outweighs the effect of increased nuclear charge. Exactly यही भाषा में आपको समझाया गया है. जल्दी से आप इसको देख लीजिए, इसको भी पढ़ लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, ये रहा आगे, एंड लेट्स मूव अहेड towards van der Waals radius. Okay, जो अभी तक हमने छोड़ा हुआ था. Let's discuss that. अब van der Waals attractions है ना, हम हमेशा बोलते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, है ना. जब भी किसी प्रकार का कोई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता, इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है, नो बॉन्ड इन्वॉल्व, कोई बॉन्डिंग नहीं हो रही है. ठीक है, कोई किसी प्रकार की कोई बॉन्डिंग नहीं हो रही है. जैसे कि नोबल गैसेस. ठीक है, अगर आप नियॉन को कंसिडर करो, किसी भी नोबल गैस को कर लो, तो उनका जो आउटर मोस्ट शेल है
वो मस्त फील्ड है, बिंदास है, उसको ज़रूरत नहीं है कि यार वो इनर्ट गैसेस हैं, है ना, किसी के साथ उन्हें रिएक्ट करने का कोई शौक नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, करेक्ट है। तो बढ़िया चलता है यार उनका, है ना। हाँ, हम उनके रेडियस की बात कर रहे थे, हम मुद्दे से भटक गए थोड़ा सा, हम उनके रेडियस की बात कर रहे थे। तो अगर दो हीलियम के एटम्स या दो नियॉन के एटम्स प्रेजेंट हैं, वो आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे, है ना, वो आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे। सपोज ये ऐसे दो एटम्स है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो He एंड दिस इज ऑल्सो He, ठीक है। तो ये अच्छे एक दूसरे से दूर है, इसको और दूर कर दो, ठीक है, ये मस्त एक दूसरे से दूर है, ठीक है। तो अभी देखो यार, इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होगा, है ना, सिमिलरली। तो ये जितना भी पास आ सकते होंगे बिना किसी रिपल्शन के, है ना, उतने पास आके स्टेबल हो जाएंगे, है ना, उतने पास आके ये स्टेबल हो जाएंगे। ये रहे इनके न्यूक्लियस, करेक्ट, ये रहे उनके न्यूक्लियस। तो जब आप इनके बीच का डिस्टेंस मेजर करते हो तो देयर हाफ इज कॉल्ड एज व्हाट? It is called as van der Waals radius. Now suppose again that this was PQ. So we can say that half of this PQ will be what? It will be van der Waals radius. It will be van der Waals radius. ठीक है भाई? I think इसमें कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। Now द क्वेश्चन अराइजेस कि यार अभी हमने कोवैलेंट रेडियस देखा, ठीक है, चलो लिख लेते हैं। अभी हमने क्या देखा? आर कोवैलेंट देखा और हमने वैन डर वाल रेडियस देखा, ठीक है। सबसे पहले इन्हीं दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कि कौन ज्यादा बड़ा होगा। कोवैलेंट रेडियस में क्या हो रहा था? इन कोवैलेंट रेडियस देयर वॉज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट है, देयर वॉज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑलरेडी जो ये रेडियस है वो छोटा हो गया ना, है ना। और जब हम बात कर रहे हैं वैन डर वाल्स रेडियस की, तो ऑलरेडी दोनों एटम्स ना दूर दूर बैठे हैं, तो रेडियस बड़ा होगा ना। तो बेटा हमेशा जो वैन डर वाल्स रेडियस है वो कोवैलेंट रेडियस से बड़ा होगा, देख लो, दिस इज द रीजन, ठीक है। इसीलिए हम जब पिछले सेशन में हमने बात करी कि मैम जब हम लिथियम से फ्लोरीन जाते हैं, है ना, एक पीरियड में हम जा रहे हैं, तो जनरली साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना। लेकिन पूरे पीरियड में जो सबसे बड़ा हमेशा साइज होता है वो किसका होता है? नोबल गैसेस का होता है। क्यों? सबसे अच्छा बड़ा रीजन इसका क्या है? क्योंकि हम नोबल गैसेस के लिए वैन डर वाल्स रेडियस फॉलो करते हैं, वैन डर वाल्स रेडियस को कंसिडर करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यार हमेशा जो ये गैप है, ये जरा इरेज हो गया, ठीक है, जो हमेशा ये गैप है वो इससे ज्यादा होगा ना, अगर आप इसका हाफ करेंगे तो, करेक्ट, पूरा भी और आधा भी, ऑफ कोर्स, ठीक है। सो दिस इज द रीजन कि पूरे पीरियड में जो सबसे बड़ा रेडियस होता है वो हमेशा नोबल गैसेस का होता है। आई थिंक दिस इज क्लियर, इसमें कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सो हियर वी हैव कवर्ड वैन डर वाल्स रेडियस एज वेल। नेक्स्ट आता है मेटालिक रेडियस, ठीक है। किसके बीच में होना चाहिए? मेटल्स के बीच में होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो, सपोज मैंने आपको एक मेटल की शीट दे दी, उसमें क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मेटल्स की खास बात क्या होती है कि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सरफेस पे मस्त फ्री इलेक्ट्रॉन्स बह रहे, ठीक है, फ्लोट कर रहे हैं मस्त फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब देखो, सपोज हियर ये हमारा एक मेटालिक क्रिस्टल है, ठीक है, मेटालिक लैटिस है, बेटर वर्ड, ठीक है। तो ये हम एक 3D स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप कंसिडर करो एज इफ कि आपने अपने क्रिकेट बॉल्स रखे हुए हैं, ठीक है, आपने यहाँ पे से अपने क्रिकेट बॉल्स रखे हुए हैं। तो देखो, और बीच में क्या होगा यार? बीच में इन सबके ऐसे न्यूक्लियस होगा, है ना, दे हैव देयर न्यूक्लियस, ठीक है। तो अगर यार मैं एक इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करूं, सपोज हियर इस वाले
इलेक्ट्रॉन इन सब एटम्स के पास है जो फ्री हैं, मैं सिर्फ एक को शो कर रही हूँ, ठीक है। तो यार देखो, जैसे कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसका न्यूक्लियस भी इसको खींच रहा है, इसका न्यूक्लियस भी खींच रहा है, इसका न्यूक्लियस भी खींच रहा है, इसका न्यूक्लियस भी, इसका भी, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज मेटालिक बॉन्डिंग, करेक्ट है। अब देखो, मेटालिक बॉन्डिंग मेटल्स में होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, करेक्ट। और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हर एटम के पास हैं, यही हो रहा है। तो अब बात करते हैं मैम कोवैलेंट, वैन डर वाल्स एंड मेटालिक, इनका ऑर्डर क्या होगा। अगेन देखो, चलो तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम बात कर रहे थे कोवैलेंट रेडियस के बारे में, तो कोवैलेंट रेडियस जनरली कब होता है बेटा, नॉन मेटल्स में होता है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये देखो, ये हो गया हमारा क्या, आर कोवैलेंट, ठीक है। फिर आते हैं मेटालिक में। कोवैलेंट में मस्त शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, बिल्कुल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक के अंदर मतलब ऐसे शेयर हो रहे हैं, ठीक है, जो ये ऐसे शेडेड पोर्शन में आप देख सकते हो, ठीक है, कि ये पोर्शन ओवरलैप कर रहा है एक तरीके से। अगर अब आप मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में बात करो, सो इफ वी कंसिडर जस्ट 2 एटम्स, ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, ये देखो ऐसे बिल्कुल पास पास है ना, शेयरिंग नहीं हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, बट जो मेटल्स हैं वो बिल्कुल ऐसे पास पास हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसका हाफ हो गया इसका रेडियस, ठीक है, विच इज आर मेटालिक, आर एम से हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा वैन डर वाल्स रेडियस, जहां पे किसी प्रकार की कोई बॉन्डिंग नहीं है, एटम्स एक दूसरे के दूर दूर हैं, ठीक है, जैसे कि नोबल गैसेस में या फिर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो अब देखो, इसका जो हाफ होगा वो सबसे बड़ा निकल के आएगा, है ना, विच इज आर वी, ठीक है। वैन डर वाल्स के लिए आर वी, दिस इज आर एम एंड दिस इज आर सी। तो सबसे बड़ा हमेशा कौन होगा बेटा, कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस के बाद कौन होगा, मेटालिक, और सबसे छोटा होगा हमेशा कोवैलेंट रेडियस, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आगे बात कर लेते हैं आयनिक रेडियस। अब आयनिक रेडियस से हम जंप कर रहे हैं बेसिकली आयंस के ऊपर, ठीक है। अब जो आयनिक रेडियस का जनरल ट्रेंड होता है ना, कि आपने सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, सपोज उन सबके एलिमेंट्स बना दिए हैं ना, लिथियम पॉजिटिव, बेरिलियम पॉजिटिव, बोरॉन पॉजिटिव, ऐसे करके, ठीक है। तो वो क्या ट्रेंड फॉलो करेंगे, एज सेम एज देयर एटॉमिक रेडियस, एज सेम एज देयर एटॉमिक रेडियस। यहां पे एक समझने वाली बात आती है केटायंस और एनायंस को लेके, ओके, केटायंस और एनायंस को लेके, ठीक है। चलो, अगर मैं किसी केटायन के बारे में बात करूं, सो इट मीन्स कि अगर मेरे पास एक एटम ए था, ओके, सपोज आई हैव एन एटम ए, दिस इज द न्यूक्लियस, इसमें हम बिठा देते हैं हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दिस इज एन एटम ए, दिस इज एन एटम ए। सपोज इसके पास नो प्रोटॉन, नो, इट हैज 9 प्रोटॉन्स, ओके। से let's say it has how many protons, 9 protons, ठीक है। अभी ये न्यूट्रल है जो ये एटम ए है, ठीक है, तो इसके पास 9 ही प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, और इसके पास 9 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यही होगा ना, बिल्कुल मैम यही होगा। अभी ये न्यूट्रल है, ठीक है, राइट नाउ इट इज न्यूट्रल, ठीक है। अगर मुझे इसका केटायन बनाना है, चलो इसको यहाँ पे लिख भी लेते हैं, हमारे जो ये इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यही होगा ना, ठीक है। अगर अब मुझे इसको केटायन बनाना है, केटायन बनाने के लिए मुझे इसको ए पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो ऐसे मान लो कि अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है, तो ये अब ए पॉजिटिव बन गया, है ना। तो अब मेरे पास प्रोटॉन्स कितने हैं, आई स्टिल हैव 9 प्रोटॉन्स,
वी स्टिल हैव 9 प्रोटॉन्स। पर अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मैम? 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। पहले 9 प्रोटॉन्स 9 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल कर रहे थे, बढ़िया कर रहे थे, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आ रही थी। अब 9 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल कर रहे हैं। इट इज लाइक सेइंग, सपोज मैं पहले 100 बच्चों को पढ़ा रही थी, ठीक है, तो हर किसी पे मेरा जो इंडिविजुअल अटेंशन था वो कम रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं 100 की जगह 10 बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो क्या मेरा इफेक्टिवली जो हर बच्चे के टुवर्ड्स मेरा ध्यान है, क्या वो बढ़ेगा, है ना। मुझे पता होगा कि कौन कितना पढ़ रहा है, कैसा पढ़ रहा है, समझ में आया है या नहीं, नोट डाउन किया है या नहीं, करेक्ट। सिमिलरली अब ये 9 प्रोटॉन इस 8 इलेक्ट्रॉन को और बेहतर तरीके से अपनी तरफ खींच पाएंगे, है ना। तो ए बड़ा होगा कि ए पॉजिटिव बड़ा होगा? मैम ए पॉजिटिव ए से छोटा होगा, है ना। अगर न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स लगा के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने में सक्षम है तो यानी कि साइज घटेगा, करेक्ट है। तो बेटा हमेशा जो कैटायन होता है वो अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है। सो हियर आई कैन से दैट ए पॉजिटिव विल बी स्मॉलर देन ए। A positive will be smaller than A. Why? Because effective nuclear charge has increased. इसका reason क्या है? Effective nuclear charge increases. Understood? Effective nuclear charge increases. यही होगा, बिल्कुल यही होगा, ठीक है। अब आप एक मोमेंट लो और सोचने की कोशिश करो कि एनायन के साथ क्या होगा। एनायन मतलब अगर मैं इसका ही एनायन बनाना चाहें हम लोग, ठीक है, लेट्स मेक इट्स एनायन, ठीक है। 9 प्रोटॉन पहले 9 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल कर रहे थे इफेक्टिवली, ठीक है। अगर मैंने इसको एनायन बनाया, अगर मैंने इसको A- बनाने की कोशिश करी, ठीक है, A- बनाने की कोशिश करी, तो अब प्रोटॉन तो उतने के उतने ही रहे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? प्रोटॉन्स हैं अब 9, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, 10 हो गए। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ? कम हुआ या ज्यादा हो गया? कम हो गया। अब उतने ही पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल करना है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मैम जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो घट जाएगा, इट विल डिक्रीज, करेक्ट, यस। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर कम हो गया तो साइज बड़ा हो जाएगा। सो हमेशा जो A नेगेटिव है वो अपने पेरेंट एटम से बड़ा होगा, एनायन जो है वो हमेशा अपने पेरेंट एटम से बड़ा होगा, ठीक है, क्लियर है। अगर आप इन तीनों का ऑर्डर देखना चाहें, इफ यू वांट टू सी द ऑर्डर ऑफ A पॉजिटिव, A एंड A नेगेटिव, ट्राई करो खुद से अरेंज करने का। तो बेटा सबसे बड़ा होगा A नेगेटिव, फिर आएगा A और सबसे छोटा होगा A पॉजिटिव, ठीक है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं तो उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कम इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल करना पड़ रहा है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यानी कि साइज कम हो रहा है, ठीक है। तो A पॉजिटिव से भी छोटा कौन होगा? A2 पॉजिटिव, A2 पॉजिटिव, है ना। A नेगेटिव से भी बड़ा कौन होगा? A2 नेगेटिव। समझ में आ रहा है ये ऑर्डर? आई थिंक यस। जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लो, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हम कल के सेशन में करने वाले हैं, ओके। वी विल डू अ PSS बेस्ड ऑन दिस। आगे बढ़े, अब यही चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ठीक है। आई विल गेट आउट ऑफ द स्क्रीन एंड आई विल रीड, ताकि आप सब कुछ देख पाएं, ओके। नाउ अ केटायन इज ऑलवेज मच स्मॉलर दैन द कॉरेस्पॉन्डिंग एटम, बिल्कुल ठीक बात है। फर्दर,
more the number of electrons are removed, smaller will be the size of the ion, ठीक है, which is basically cation. A cation formed by the loss of electrons may result in the complete disappearance of the outer shell, and since remaining inner shells do not extend so far in the space, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यार cation जो है वो छोटा होगा, ठीक है. Whenever a cation is formed, इसमें क्या हो रहा है, the ratio of nuclear charge to the number of electrons, it is increased. क्यों? अगर आप न्यूक्लियर चार्ज वर्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो तो केटायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, है ना. अगर E की वैल्यू जितनी छोटी होगी, Z बाई E की वैल्यू उतनी बड़ी होगी, है ना. सो दैट इज वाई द केटायन बिकम्स स्मॉलर. ऑलराइट, अब जल्दी से इसको रीड कर लीजिए, फिर हम सेम एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश करेंगे कि एनायन हमेशा अपने पेरेंट एटम से बड़ा क्यों होता है. ऑलराइट, सो दिस इज अगेन ड्यू टू द फॉलोइंग टू फैक्टर्स, आप ऐसा बोल सकते हो. एनायन के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया जाता है और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक्सपैंड करता है. मोर ओवर इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे, है ना. अगर आपने एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए हैं तो एक और फैक्टर है ना कि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसीलिए भी तो साइज बड़ा होगा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, साइज बड़ा हो गया, रिपल्शन ज़्यादा हो गई, तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं. ऑलराइट, सो या जल्दी से आप इसको रीड कीजिए, देन वी विल मूव अहेड. So in any particular group, the ions of elements increase in size on moving from top to bottom. जो general trend हमारा किसके लिए चल रहा था, atomic radius के लिए चल रहा था, वही चल रहा है किसके लिए, वही चल रहा है अभी किसके लिए, ionic radius के लिए भी, ठीक है. Now a very important point, isoelectronic species, ये भी हमने किया है चैप्टर नंबर 2 में. अगर आपने नहीं पढ़ा है देन यू कैन जस्ट सर्च स्ट्रक्चर ऑफ एटम बाय कीर्ति मैम और बाय ऑन नीट निकेतन, तो आपको मिल जाएगा. ओके, वहाँ से आप समझ सकते हो प्रॉपरली. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे बेस्ड कुछ सेपरेट क्वेश्चंस भी होते हैं जो बहुत बार देखे जाते हैं एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्कूल एग्जाम्स में, हर जगह. ओके, सो आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ऐसे स्पीशीज जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज व्हाट, दोज आर कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. ठीक है, नाउ एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि Na पॉजिटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, ठीक है, F नेगेटिव, है ना. ये तीनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है. कैसे, देखो, जब आप न्यूट्रल फ्लोरीन के बारे में बात करते हो तो उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. यस मैम, होते हैं. मैंने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10. Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11. एक हमने बाहर निकाल लिया, कितने बचे, 10. सिमिलरली मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 हमने बाहर निकाल लिए, कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में आपको एक सिंपल सा रूल फॉलो करना है. यू डोंट नीड टू लुक फॉर कि वो किस पीरियड में आ रहे हैं या फिर वो किस ग्रुप में आ रहे हैं. डोंट डू दैट. जस्ट सिंपली यू नीड टू सी कि यार जो साइज होता है, जो साइज होता है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज, या फिर सिंपली बोल सकते हो एटॉमिक नंबर, या फिर हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक नंबर. क्लियर, ओके. तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9. सोडियम का क्या होता है, 11. इसका क्या होता है, 12. करेक्ट. तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, F नेगेटिव का होगा. फिर किसका होगा, Na पॉजिटिव का होगा. फिर किसका होगा, Mg2 पॉजिटिव का होगा. ठीक है. So in case of isoelectronic species, greater the nuclear charge or simply atomic number, the greater is the attraction for the electrons and smaller is the ionic radius. As simple as that. ठीक है.
जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा साइज उतना छोटा होगा, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है। तो हमने ये भी कर लिया है। आफ्टर दैट देखो ये वही वाली पूरी एक्सप्लेनेशन है कि कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वैन डर वाल्स रेडियस, किसका कितना साइज होता है, ठीक है भाई। कि कोवैलेंट रेडियस हमेशा छोटा क्यों होता है, कोरस्पॉन्डिंग वैन डर वाल्स रेडियस से हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। कोवैलेंट में बेटा जो बॉन्डिंग थी वो कुछ ऐसी थी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाली। वैन डर वाल्स में कुछ ऐसी होगी, है ना, वैन डर वाल्स में कुछ ऐसी होगी, सही है। सो इसीलिए वैन डर वाल्स हमेशा सबसे बड़ा होता है, वैन डर वाल्स हमेशा सबसे बड़ा होता है। इसके बाद नोबल गैसेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि नोबल गैसेस का एनॉर्मली अपने पीरियड में हमेशा सबसे बड़ा रेडियस होता है, बिकॉज वी कंसिडर वैन डर वाल्स रेडियाई फॉर देम, ठीक है। इसके भी अगेन दो कारण आप बता सकते हो। नंबर वन कि हम नोबल गैसेस के लिए वैन डर वाल्स रेडियस को फॉलो करते हैं, कंसिडर करते हैं। एंड सेकेंडली जब हम नोबल गैसेस के बारे में बात करते हैं तो उसके सारे शेल्स कंप्लीटली फिल्ड हैं जितने हो सकते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स में कहीं ना कहीं रिपल्शन भी तो होगा ना, जिसकी वजह से वो भी एक फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करेगा उसका साइज बड़ा होने के लिए, ठीक है। सो देयर आर द टू रीजंस कि अपने पीरियड में सबसे जो बड़ी वैल्यू होती है रेडियस की वो हमेशा नोबल गैसेस की होती है। आई थिंक इसमें कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एक्सेप्शंस पता होना बहुत ज़रूरी है, हमें पता होने चाहिए हमारे एक्सेप्शंस, ऑलराइट। पीरियड नंबर 1, इनफैक्ट ये तो हर पीरियड के लिए ही सबसे बड़ी एक्सेप्शन जो जस्ट अभी हम बात कर रहे थे कि अपने पीरियड में सबसे बड़ा रेडियस किसका होता है, नोबल गैसेस का, कभी नहीं भूलना। ओके, रीजन ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन, पता है हमको ये ना। रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर दैन द रेडियस ऑफ गैलियम। अब देखो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये होता है ना हमारे बोरॉन फैमिली में, करेक्ट। तो जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग डाउन द ग्रुप जो जनरल ट्रेंड है साइज बढ़ना चाहिए, है ना। पहले बोरॉन आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है, फिर गैलियम आता है, यही होता है ना। तो जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्योंकि नए शेल्स ऐड हो रहे हैं, है ना, न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड, तो मैम साइज तो बढ़ेगा, ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है। नहीं, हियर वी हैव एन एक्सेप्शन, हियर वी हैव एन एक्सेप्शन कि जो एल्यूमिनियम का रेडियस है वो एक्सेप्शनली गैलियम से ठीक ठाक बड़ा है, वो गैलियम से ठीक ठाक बड़ा है। कारण पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, ठीक है। गैलियम का क्या होता है, गैलियम का होता है 31। गैलियम हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 31। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। सो एल्यूमिनियम के लिए क्या आएगा, एल्यूमिनियम विल बी 1s2 2s2 2p6 10 हो गए एंड 2p3, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 2p3, ठीक है ना। इफ यू टॉक अबाउट गैलियम विच इज 31, इसके लिए क्या होगा, लिखने की कोशिश करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये 18 हो गए, ठीक है। 4s2 20 हो गए एंड 3d10 तो क्या आप ये डी सबशेल का एडिशन देख पा रहे हो, 3d10, हियर वी हैव दिस 3d10, अभी 30 हुए हैं, ठीक है, इसके आगे भी आएगा। तो ये जो 10d इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा हम जब स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे तो हम एक चीज़ डिस्कस करना भूल गए कि एस का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, लिख भी लेते हैं वहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले ही स्लाइड थी या। तो
एस का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होते हैं। फिर पी का, फिर डी का एंड देन एफ का। ठीक है, एस और पी का वी हैव गुड स्क्रीनिंग इफेक्ट। फॉर डी एंड एफ वी से दैट दे हैव पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, कि अच्छे से स्क्रीन नहीं करते। अगर वो अच्छे से स्क्रीन नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियस जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको खींच पा रहा है, तो साइज छोटा होगा, है ना, साइज छोटा होगा। तो बिकॉज ऑफ वेयर वर वी, जस्ट गिव मी 1 मिनट, यस, सो बिकॉज ऑफ पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 10 डी इलेक्ट्रॉन्स, अब इसमें भी पूरे 10 के 10 डी इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। सो बिकॉज ऑफ इट्स पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, जो साइज है गैलियम का वो साइज जो है वो गैलियम का वो एल्यूमिनियम से छोटा हो जाएगा। ठीक है, so yeah, this is due to the presence of d electrons in gallium which do not shield the nucleus। ठीक है, तो न्यूक्लियस अच्छे से बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच पा रहा है, which means size will decrease। all right, so this is the reason। थर्ड यार आप एक्सेप्शन एक और लिख सकते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, दे शो नो रेगुलर ट्रेंड्स। ओके, सो यू कैन से नो रेगुलर ट्रेंड्स, नो रेगुलर ट्रेंड इन डी ब्लॉक, थर्ड एक्सेप्शन। ऑलराइट, चलो इसको नोट कर लो और अभी चलते हैं आगे, yes, here and here, all right, here, okay। Now let's talk about this second period, okay। So we have चलो लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज आती है बेरिलियम एंड बोरॉन। जब भी आपको समझ में नहीं आए ना, जस्ट राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट बेरिलियम एंड बोरॉन। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 एंड बोरॉन का होता है 5। ठीक है, बोरॉन का होता है 5। सो इट विल बी 1s2 2s2 और इधर बोरॉन विल बी 1s2 2s2। तो हम बेरिलियम और बोरॉन की बात कर रहे थे, राइट। सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट एटॉमिक रेडियस, राइट, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एटॉमिक रेडियस। ये हम फर्दर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात कर रहे होंगे। सही है, तो यहाँ पे बस आपको सिंपली दिखाया गया है कि जब आप एक पीरियड में से पीरियड सेकेंड एंड पीरियड थर्ड में जब आप ट्रैवल कर रहे हो लेफ्ट टू राइट, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है ना, जिसके वजह से साइज जो है वो छोटा हो रहा है। देखो जैसे जैसे आप आगे की तरफ जा रहे हो, ये एनसीईआरटी का ही डेटा है एंड यू कैन सी हियर कि यार साइज जो है वो घट रहा है। ठीक है, क्यों? एंड मोर ओवर इस पीरियड में जो सबसे बड़ा रेडियस होगा, इट इज गोइंग टू बी ऑफ द नोबल गैस। अगेन रीजन नंबर 1, क्योंकि हम उसके लिए वैंडरवाल्स रेडियस कंसिडर करते हैं। एंड रीजन नंबर 2, क्योंकि उसका शेल, सारे शेल्स मस्त पूरे फिल्ड हैं, कंप्लीटली फिल्ड हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स में भी कुछ रिपल्शन होगी, तो इट विल ऑल्सो सर्व एज अ फैक्टर कि उसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्शन। यहाँ पे भी आपको सो हियर यू कैन सी कि जो रेडियस है वो बढ़ रहा है जब हम डाउन द ग्रुप ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, 64, 99, 114, 133 एंड 140। ठीक है, तो आज के सेशन में यार हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम शुरू करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी से, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। यस, हियर वी हैव गॉट दिस स्लाइड। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले सेशन में। मेक श्योर कि आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आए। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो ट्राई टू रीप्ले इट फॉर 2 to 3 times एंड आई एम प्रीटी मच वेरी श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा।
फिर भी नहीं आता है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड देन वी विल डील विद इट। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय।